बाइस्ट ओपिनियन का नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन द्वारा असम के मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र की। इस पत्र में उन्होंने असम के जो टी ट्राइब हैं उनको एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की मांग करते हुए उन्होंने ये पत्र लिखा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये टी ट्राइब या चाय जनजाति के लोग हैं कौन, इनका इतिहास क्या है और वर्तमान में इनकी समस्या क्या है। इसी पर हम पूरा की पूरा आज का एपिसोड करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको इतिहास में आज से 200 साल पहले जाना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि जिनको आज असम सरकार टी ट्राइब कहती है या चाय जनजाति कहती है वो हैं कौन। दरअसल दोस्तों, भारत में कभी भी अंग्रेजों के आने से पहले जमीन जो है, जिस भूमि जो है, वो कोई संपत्ति नहीं थी, उसका खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता था। अभी भी बहुत सारे परिवारों के पास जो आप जमीन का पट्टा देखते हैं कि फलाने बादशाह ने, फलाने नवाब ने उनको या उनके परिवार को दिया था, वो पट्टा ये होता था दोस्तों कि जैसे अमुक व्यक्ति को 10 गांव की जमींदारी दी गई है। जमींदारी का मतलब होता था कि उस 10 गांव से वो टैक्स कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और उसमें से अपना एक हिस्सा रख करके बादशाह, नवाब या जो भी है उसको जाकर के बची हुई रकम पहुंचा देगा। जमीन पे मालिकाना हक जमींदार का कभी नहीं होता था। अब यहां पे समस्या ये हुई कि जब अंग्रेज यहां पे आए तो उन्होंने पहले जो यहां पे चली आ रही भूमि व्यवस्था थी, जिसको एग्रीरियन रिलेशंस भी कहते हैं, भू कृषक संबंध, उसी पर वो कायम रहे। लेकिन 1833 के एक्ट में पहली बार 1833 में जो रेगुलेशन एक्ट आया ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो भी आप मानना चाहें, तो उस एक्ट में पहली बार जमीन को खरीद बिक्री उसका किया जा सकता है, ये उस एक्ट में कहा गया। अर्थात अब जमीन भी एक संपत्ति है, जिस तरह से आप सोने की खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसी तरह से आप जमीन की भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया? दरअसल अंग्रेजों का मुख्य ध्येय यहां से अधिकतम पैसा कमाना था, भारत की जमीन से अधिकतम पैसा कमाना था। जो पारंपरिक फसल, जो धान गेहूं है, इसके उपज से उन्हें नहीं प्राप्त हो सकता था। तो उन लोगों ने यहाँ पे, जिसको प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं या आज के तारीख में कैश क्रॉप्स कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं, इसको उगाने का उन्होंने निर्णय लिया। तो इसमें मुख्य रूप से रबड़ और चाय और बाद में कॉफी का उत्पादन उन्होंने भारत में प्रारंभ किया। तो चाय के उत्पादन हमारे आज के चर्चा का मुख्य बिंदु है। दोस्तों, 1833 के एक्ट आने के बाद 1836 में आप लोग जो चाय प्रेमी हैं, हर कोई चाय प्रेमी है, तो एक ब्रांड है, उसका नाम है ब्रूक बॉन्ड। तो ये जो ब्रूक बॉन्ड जो ब्रांड है, तो इसमें ब्रूक साहब जो हैं, ये एक अंग्रेज थे। इन्होंने सबसे पहली बार भारत में चाय की खेती प्रारंभ की। अब 36 में उन्होंने चाय की खेती तो प्रारंभ की और माना गया कि जो आज के असम का जो जमीन है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अतः इन्होंने असम में चाय की खेती या प्लांटेशन करने का निर्णय लिया। लेकिन स्थानीय लोग जो वहां के थे, हालांकि वो बहुत ही अविकसित प्रदेश था, वहां पे जंगलों से आच्छादित था, उमस वहां पर जो हमेशा उमस छाया रहता था, बारिश होते रहती थी, तो वहां के लोग जो शुरू से ही ये चाय बागान में काम करने को न तो उत्सुक थे और न उनकी रुचि थी। अब समस्या ये थी कि चाय की जो खेती होती है, ये पूरा का पूरा लेबर ओरिएंटेड जो है ये कल्टीवेशन है। अर्थात इसमें सबसे ज्यादा आपको मजदूरों की जरूरत पड़ती है। अब बिना मजदूर के चाय की खेती तो हो नहीं सकती थी। तब इन लोगों ने बंगाल, उस समय बंगाल में ही अंग्रेजों का मुख्य अड्डा हुआ करता था, तो बंगाल प्रांत के अन्य जगहों से, जो आज का बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, इन सब जगहों से इन लोगों ने मजदूरों को लाने का निर्णय किया कि ये यहां से मजदूर हम ला करके चाय बागान में काम करेंगे। अब ये जो मजदूर थे, इसमें से अधिकांश जो आदिवासी समुदाय के थे। कुछ आज के तारीख में जिनको आप दलित कहते हैं या जिनको आप ओबीसी कहते हैं, इस समुदाय के भी लोग थे। अब इनको पहली बार, जो ब्रिटिश दस्तावेज में दर्ज है उसके अनुसार, 1841 में इनको सबसे पहले ले जाने का प्रयास किया गया।
लेकिन जो साक्ष्य मिलता है उसके अनुसार कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग इस जो कष्टदायक जो यात्रा थी असम तक की उसके दौरान मर गए, तो कोई पहुंच नहीं पाया। लेकिन प्रयास होते रहा और अंततः ये लोग सफल हुए और यहां से लोगों को ले जाना इन्होंने प्रारंभ किया और वहां पर ले जाकर के इन लोगों को जो है बैरक नुमा घर में रखा जाता था, जिसमें एक व्यक्ति को या एक परिवार को आप कहिए अधिकतम जो है 25 स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर जो घर होगा, 25 स्क्वायर फीट का जो घर था उसमें रहने को दिया गया। आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा वो जगह रहा होगा। और चूंकि ये लाइन में होता था तो इसको ये लोग कूली लाइन कहते थे, इस बैरक को कूली लाइन कहा जाने लगा। और कूली शब्द जो है ये अंग्रेज लोग इन मजदूरों के लिए प्रयुक्त करते थे, जबकि कूली शब्द जो है इन लोगों के लिए एक तरह से अपमानजनक शब्द था। इसको जो कूली जिनको आप कह रहे हैं, जो यहाँ से आदिवासी भाई लोग गए थे, वो इसको अपना अपमानजनक मानते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। जहां तक सैलरी की बात है तो जो साक्ष्य प्राप्त है उसके अनुसार उस जमाने में 60 से लेकर के 1860 से लेकर 1890 तक मर्दों को जो है 5 रुपये महीना दिया जाता था और महिलाओं को जो है 4.5 रुपया दिया जाता था। और यही जो है उनके जो बच्चे होते थे जो चाय बागान में जाकर के काम करते थे उनको भी इसी दर पे पैसा दिया जाता था। तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज अधिक से अधिक मजदूर चाहते थे, तो इसके कारण इन लोगों को कहते थे कि तुम अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो, जिससे कि उनको अधिक से अधिक मजदूर मिल सके। तो ये तो रही सामान्य ये। जबकि उस जमाने में दोस्तों, उसी जमाने में आपको पता ही है कि पूरे देश में रेल लाइन बिछाया जा रहा था। तो जो अनस्किल्ड लेबरर ये लाइन बिछाने के, रेलवे लाइन बिछाने में मजदूरी करते थे, उनको उस जमाने में 12 से 16 रुपया प्रति माह मिलता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो वेतन में अंतर जो था चाय बागान के मजदूर और रेलवे मजदूर के बीच में कितना ज्यादा था। तो लब्बो-लुबाब ये है, कहने का अर्थ ये है कि उस जमाने में इनका शारीरिक शोषण होता था, मानसिक शोषण होता था और साथ ही साथ इनका आर्थिक शोषण भी हो रहा था। लेकिन ये मजबूर थे और जाकर के वहां काम करने को अभिशप्त थे। तो उठता है कि आखिर इन मजदूरों को इतनी दूर तक ले कौन जाता था, या इन मजदूरों को इकट्ठा कौन करता था इनके क्षेत्रों में। तो वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, उनको अरकट्टी कहा जाता था। बाद में 1870 में अंग्रेजों ने सरदारी सिस्टम प्रारंभ किया ये मजदूरों को ले जाने के लिए। अब ये मजदूर जो थे ये आदिवासी समुदाय के थे। आदिवासी में झारखंड में भी 32 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से हर का प्रतिनिधि आपको जो आज के तारीख में असम के चाय बागानों में मिल जाएगा। साथ ही दलित समुदाय के बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग वो हैं जिनको आज आप ओबीसी कहते हैं। लेकिन इन सबको अंग्रेजों ने एक नाम दिया, वो था कुली। इन सबको इन्होंने कुली कहना प्रारंभ किया। अब 1920 तक जो है, जो सरकारी आंकड़े, ब्रिटिश काल के जो सरकारी आंकड़े उनके अनुसार 1920 तक जो है मजदूरों को ले जाने का कार्य किया गया। अब ये मजदूर जो वहां चले तो गए और वहीं पे ये रहने लगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे करीब 1840 से लेकर के 1920 तक करीब 80 साल में इन अंग्रेजों ने करीब 3 मिलियन अर्थात 30 लाख मजदूर जो है वो बंगाल प्रांत से अर्थात झारखंड, बिहार और ये सब जो राज्य हैं इन सब से असम ले गए चाय बागान में काम करने के लिए। आज उनकी जनसंख्या जो है 7 मिलियन है, 70 लाख से ऊपर है। इसमें से 4.5% 4.5% जो अभी भी चाय बागान के जो मालिक हैं उनके द्वारा जो प्रदत्त इनको जो मकान दिया गया है, जो क्वार्टर जिसको कहते हैं, ये वहीं पे रहते हैं। लेकिन 2.5 मिलियन अर्थात करीब 25 लाख लोग जो है चाय बागान के बाहर जो चारों तरफ गांव उग रहा है उन गांवों में ये रह रहे हैं और ये 10, 20, 30 साल से नहीं रह रहे हैं। ये मिनिमम जो है 100 साल से वहां पे रह रहे हैं। लेकिन समस्या यहां पे ये है कि जो बागान के बाहर जो लोग रहते हैं वो अपने को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, जो मजदूर है, जो चाय मजदूर के रूप में गया था, वो अपने को आदिवासी कहना पसंद करता है।
जबकि असम के जो अन्य आदिवासी समुदाय हैं वो अपने को जनजाति कहते हैं, वो अपने को आदिवासी कहना पसंद नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा आसाम जो है वो 6 शेड्यूल में आता है, संविधान के 6ठे अनुसूची में उसको शामिल किया गया है। तो वहां पे है क्या कि बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो ऑटोनॉमस काउंसिल है विभिन्न एथनिक ग्रुप का, जैसे बोडो है या अन्य समुदाय हैं। अब जहां पे ये चाय बागान का पूरा मामला है वहां पे बोडो लोगों का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल जो है उसके अंतर्गत ये सब आता है। अब यहाँ पे एरिया रेस्ट्रिक्शन है। एरिया रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी बाहरी, जिसको बोडो काउंसिल जो है बाहरी समझता है, वो यहाँ के रह नहीं सकता है। अब सोचिए कि जो लोग यहाँ पे 100-150 साल से रह रहे हैं, वो जो गांव में रहते हैं चाय बागान के चारों तरफ, वो इनके लिए यहाँ का निवासी नहीं है। जब ये लोग जंगल में जाकर के रहते हैं तो वहां से बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल है उसका जो फॉरेस्ट विभाग है वो इनको वहां से बेदखली का नोटिस देता है। ऐसा नोटिस 2003 में चिरांग और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में 1000 इन आदिवासी समुदाय के लोगों को वहां से निकल जाने का ऑर्डर दिया और इनको निकलना पड़ा। ये आज के तारीख में विभिन्न हाईवे जो राजमार्ग है उसके दोनों तरफ ये लोग रहने को विवश हैं। दरअसल जो फॉरेस्ट लॉ है या फॉरेस्ट अधिकार, जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, उसके तहत जो भी अधिकार आदिवासी को प्रदान किया गया है वो इन आदिवासी को वहां पे असम में प्राप्त नहीं है। और इनकी मुख्य मांग जो है वो ये है कि आप हमको सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दीजिए। तो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने पे क्या होगा कि इनको नौकरी में तो जो रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा ही, और भी जो अन्य सुविधाएं हैं संविधान प्रदत्त, जो बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब के लिए जो प्रोटेक्शंस हैं, ये उसका जो अम्ब्रेला है वो भी इनको मिलेगा। और साथ ही जो आज ये वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ये जमीन भी वहां पे खरीद सकते हैं। तो इनका जीवन जो है पूरा का पूरा सुधर जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा पॉलिटिकल बातें की जाए इसी के साथ साथ। देवकांत बरुआ हुआ करते थे 1975 में कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे इंदिरा गांधी के समय में। तो वो असम के बारे में कहते थे कि जब तक असम में अली, कुली और बंगाली हैं, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और उनकी बात सत्य भी थी। यहाँ पे अली का मतलब है कि जो बांग्लादेश से मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए हैं। बंगाली का मतलब वो प्रवासी जो बांग्लादेश से हिंदू आए हुए और बांग्ला भाषी हैं। और कुली का मतलब जो है, इसका अर्थ होता है कि जो झारखंड उड़ीसा से लोग जा करके चाय बागान में काम करते थे, जिनको अंग्रेज कुली कहा करता था। तो यहाँ पे कुली का अर्थ ये है। और ये सब मिलकर के असम का जो जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या है, उसका 60% है। 60% है। अब जिस पार्टी को, राजनीतिक दल को 60% जनसंख्या का समर्थन हो, उसको हराया कैसे जा सकता है। लेकिन बदलाव आया सबसे पहले 80 के दशक में। 85 में असम गण परिषद का उदय हुआ और उन लोगों ने बहुत ही कायदे से उन लोगों ने अलीप को टारगेट करना चालू किया। उन लोगों ने कुली को टारगेट नहीं किया, कुली का मतलब है यहाँ का जो आदिवासी है। और उन लोगों ने बंगाली समुदाय को टारगेट किया और फिर वो सत्ता में भी आ गए और वो आते रहे। 2 बार वो मुख्यमंत्री भी बने असम गण परिषद की। और फिर कांग्रेस आ गई। लेकिन 14 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने ये वादा किया इन आदिवासी समुदाय से। आदिवासी समुदाय में बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब है कि जो झारखंड उड़ीसा से गए हुए चाय बागान में के मजदूर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये जो आदिवासी समुदाय है उससे उन्होंने वादा किया। वादा ये किया कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं आपको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दूंगा। तो स्वाभाविक है कि वहां पे पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। जो पूरा का पूरा तथाकथित कुली जो आदिवासी हैं, उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया और असम में से उनको काफी सीट भी मिला। कम से कम 5 सीट जिताने में, 5 लोकसभा का सीट जिताने में इन आदिवासियों का योगदान था और मोदी प्रधानमंत्री बने। 2016 में एक सिंगला कमेटी का गठन किया गया
और सिंगला कमेटी ने 6 समुदायों को, जिसमें से एक जो है ये आदिवासी समुदाय भी है, इस रिकमेंड किया कि भाई इनको जो है एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा सकता है। और उसी के अनुरूप 2019 में एक बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं पास हो पाया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और बताऊंगा कि इसमें राजनीति क्या है, राजनीति क्या है इसके साथ में जुड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक अपील है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या आप वीडियो पे, चैनल पे नए हैं, तो कम से कम इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं कीजिए, और साथ ही कमेंट तो जरूर ही कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों 2019 में सिंगला कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो है राज्यसभा में इन 6 समुदाय को असम के शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की बात की गई, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। अब थोड़ा सा फिर से पीछे चलते हैं दोस्तों। जब ये सताए हुए, अभागे, आर्थिक रूप से शोषित ये जो समुदाय है, क्या इसने कभी अंग्रेजों के जमाने में आवाज नहीं उठाया? दोस्तों 1894 में सबसे पहली बार जो है टी गार्डन में स्ट्राइक हुआ था, और वो इतना बड़ा स्ट्राइक था कि उसने एक बारगी जो टी एस्टेट के मालिक थे उनको थर्रा के रख दिया था। हालांकि दमनकारी नीति के द्वारा उसको दबा दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो स्ट्राइक हुआ था वो हुआ था 1915 में। 1915 में एक क्रिश्चियन मुंडा हुआ करते थे, बड़े नेता थे। उन्होंने जो पूरा का पूरा रंगपाड़ा जिला में जितने भी चाय बागान है उन सब में उन्होंने काम रुकवा दिया। मजदूर विद्रोह कर गए और अंग्रेजों ने इसे राज्य के खिलाफ विद्रोह माना, और अंततः इनको पकड़ करके उन्हीं चाय बागान के मजदूरों के बीच ला करके 2016 में फांसी पे लटका दिया, और इस प्रकार से उन्होंने विद्रोह को समाप्त कर लिया। लेकिन असम और असम वासियों के लिए यह शर्म की बात है जो मैं अब कहने जा रहा हूं, शर्म की बात है। जब 1921 में जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उसमें एक मात्र महिला की मृत्यु हुई थी। एक मात्र महिला ने शहादत दिया था पूरे असम में। उनका नाम था मालती मैम उर्फ मंगरी उरांव। ये पहली और एकलौती महिला थी असम की जिनको आंदोलन के द्वारा पुलिसों ने पीट पीट कर मार डाला। ये मंगरी उरांव थी, जिनको मालती मैम के नाम से प्यार से लोग वहां के लोग पुकारते थे। इनकी मौत हुई थी, और ये चाय बगान की मजदूर थी, जिसे अंग्रेज कूली कहा करते थे। और ये शर्मनाक है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो समुदाय सबसे आगे था, अगर आगे नहीं था तो आपके कंधे से कंधे मिला करके अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहा था। स्वतंत्र भारत में 75-80 साल के बाद भी उनके समुदाय, उनके संतति, उनके बच्चे आज भी सिर्फ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार इसको देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि असम के जो भूमिपुत्र हैं, जो तथाकथित भूमिपुत्र हैं, वो इसका विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये जो सैकड़ों साल से यहाँ पे इस जमीन पर रह रहे हैं, यहाँ के राज्य के आर्थिक खुशहाली में जो योगदान कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में जितना भी चाय का उत्पादन होता है उसका 50% असम में होता है, और ये जो पूरा का पूरा चाय का उत्पादन होता है वो इन चाय मजदूरों के बल पे होता है। इन चाय मजदूरों के बल पे होता है। आज के तारीख में जब सब जगह न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाती है, कहते 500 दो, 10,000 रुपया महीना दो, 12,000 दो, 20,000 दो। आपको पता है कि इन चाय मजदूरों को कितना प्रतिदिन कितना पैसा आज भी मिलता है? 167 रुपया, 167। जबकि केरल में 310 मिलता है, तमिलनाडु में 240 रुपया मिलता है प्रतिदिन, लेकिन यहां पे इन लोगों को नहीं मिलता है। तो एक तो इनकी मांग है, ज्यादा नहीं, बोलते हैं कि प्रतिदिन हमको सिर्फ 350 रुपया दो। ये मांग भी जो चाय बागान के मालिक हैं
वो मानने को तैयार नहीं है, ये भी इनको नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है वो देने को भी ना राज्य सरकार तैयार है, क्योंकि उसके अपने पॉलिटिकल कंपल्सन है, और ना सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कंपल्सन है, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये स्थिति है। और पता है आपको असम में कितने चाय बागान है? असम में बड़े बड़े करीब 850 से 900 बड़े बड़े चाय बागान है। और वैसे छोटे मोटे चाय बागानों की संख्या, आश्चर्य होगा, ध्यान से सुनिए, 65,000 से ऊपर है। 65,000 से ऊपर चाय बागान है, और इन सब में ये सब मजदूरी करते हैं। इतना ही नहीं, एक आंकड़ा और सुन लीजिए, अब वो ध्यान से सुनिए। झारखंड में आदिवासियों की संख्या 26% है, 26%। और हम ये कहते हैं कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, इसमें कोई गलत नहीं है, सिर्फ 26% जनसंख्या है। और आपको पता, असम में जो ये अपने जो आदिवासी हैं, आदिवासी का मतलब यहाँ पे मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर है, इनकी संख्या वहां के कुल जनसंख्या का, असम के कुल जनसंख्या का 20% है। आज के तारीख में 70 लाख से ज्यादा है। इनके पास में, इनके वोट में इतनी ताकत है कि किसी भी राजनीतिक दल को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि इनका कोई प्रतिनिधि न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, और विधानसभा में कभी एक आध आ जाता है। माने इनकी राजनीतिक भागीदारी नगण्य है, शून्य है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, 2007 की एक घटना, एक स्टूडेंट छात्रों का एक आंदोलन हुआ था, जिसमें जो है गुवाहाटी में जाकर के जो ये चाय बागान मजदूर हैं, इनके बच्चे हैं और सबके सब मिल करके वहां गए थे कि हमको शेड्यूल ट्राइब का अधिकार दो। उसकी मांग के लिए ये लोग गुवाहाटी के सड़कों पे रैली की शक्ल में जा रहे थे। उसमें एक लड़की थी, लक्ष्मी ओरेंग। उसको वहां के आतताइयों ने बीच सड़क पे पीट कर उसके सारे कपड़े फाड़ डाले, उसको नंगा करके रोड में घुमाया था। उस समय महिला संगठन बड़े कूद के सामने आए थे, लेकिन किसी ने तब भी इनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। 2007 की बात कर रहा हूं दोस्तों, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उससे तंग आकर के 1 महीना बाद इस समुदाय के लोगों ने, और उनका एक जो मिलिटेंट ग्रुप है, उसने दिल्ली से चलकर गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन में ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 5 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। ये अलग बात है कि ये अपवाद है, ये घटना जो इस तरह की जो बम ब्लास्ट की घटना है, ये अपवाद है। इनका पूरा का पूरा आंदोलन कमोबेश हमेशा ही शांति प्रिय रहा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि 2012 में वहां पे जो मिलिटेंट ग्रुप थे, 5 मिलिटेंट ग्रुप थे, बड़े क्या कहेंगे, इनके में कोई आर्थिक सपोर्ट है, मैंने जो 2-4 बंदूक बम पा गए, इस तरह का जो भी ग्रुप था, उसके 500 सदस्यों ने पी चिदम्बरम के सामने में, पी चिदम्बरम जो उसमें गृह मंत्री थे, उनके सामने में उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया था, अपने को सरेंडर कर दिया था। लेकिन फिर भी इनकी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया, और ना इनकी मांगों की तरफ कभी भी किसी ने, एक जो होता है कि एक गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करें, वो भी नहीं किया गया। दोस्तों 1965 में लोकुर कमेटी का गठन किया गया था। 1965 में उन्होंने कहा था कि इनकी जनसंख्या 20 लाख है। हालांकि वो उसने कम करके आंका था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 20 लाख इनकी जनसंख्या। कमेटी बना, सब कुछ बना, लेकिन जो कहते हैं लाल फीताशाही, उसके कारण इनका मामला कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब आते हैं वर्तमान पर। वर्तमान में जो है ये राज्यसभा में पड़ा हुआ है बिल, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ये बिल पास नहीं होगा। ये बिल पास क्यों नहीं होगा, इसके पीछे कारण है। और इतने दिन तक ये लटका हुआ बिल क्यों था, इसका भी कारण है दोस्तों। कारण ये है कि असम में बहुत सारे छोटे छोटे जो एथनिक ग्रुप हैं, इन सबके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और जिसके कारण वहां पे आए दिन हिंसा होते रहती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर इन ग्रुपों के बीच में शांति स्थापित करना चाहती है। और ये जितने एथनिक ग्रुप हैं, वो सब के सब अपने को भूमिपुत्र कहते हैं, और ये सब के सब जो ये आदिवासी समुदाय जो एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांग रहा है, उसके खिलाफ कोई इनको एसटी का दर्जा देने को तैयार नहीं है।
केंद्र सरकार की मजबूरी और राज्य सरकार की मजबूरी ये है कि अगर वो इस तरह का कोई भी काम करता है जिसके तहत कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले, तो जो मिलिटेंट्स ग्रुप को किसी तरह से समझा बुझा करके शांत किए हुए हैं वो फिर से हथियार उठा लेगा और फिर से हिंसा का दौर प्रारंभ हो जाएगा। फिर से हिंसा का दौर प्रारंभ हो जाएगा और हिंसा का शिकार कौन होगा? फिर से यही जो मजदूर हैं, जो आदिवासी हैं, वो इसके शिकार होंगे। अब तक जो आंकड़े प्राप्त हैं उसके अनुसार 300 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग वहां पे मारे जा चुके हैं। मैं बार बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वहां के जो एथनिक ग्रुप हैं अपने को आदिवासी नहीं कहते हैं, वो अपने को जनजाति कहते हैं। और ये जो है, जो झारखंड के लोग हैं, ये लोग अपने को आदिवासी कहते हैं। तो सीधा कि गवर्नमेंट जो किसी भी तरह से ये जो डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स हैं इनको किसी भी तरह से भड़काना नहीं चाहती। और जो कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम वो मणिपुर ने किया है। मणिपुर में भी यही समस्या थी। वहां पे मुख्य रूप से दो समुदाय हैं, मैती और कुकी। कुकी जो है उसको एसटी का दर्जा प्राप्त है। मैती बहुत दिन से संघर्षरत थे कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दो। वो लोग कोर्ट में गए और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया कि हाँ भाई, ये भी अब से इनको भी एसटी का दर्जा दे दिया जाए। और इसके कारण पिछले 1-1.5 साल से मणिपुर में जो हिंसा का दौर चल रहा है वो ना आपसे छुपी हुई ना हमसे छुपी हुई है। अब सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का मैती को दर्जा देने के कारण पूरा एक स्टेट जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट पूरा उससे प्रभावित हो रहा है। अब इस स्थिति में न तो केंद्र सरकार की औकात है और न ही राज्य सरकार की औकात है कि वो इन आदिवासियों को वहां पर एसटी का दर्जा दे। तो स्वाभाविक है कि इनको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और ये तब इंतजार करना पड़ेगा कि जबकि इनके पास में वोट की शक्ति है, उसके बावजूद वहां पे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस इसीलिए कभी इसको नहीं छेड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी इससे आगे बढ़ने की हिम्मत कम से कम अभी तो नहीं कर सकता है। अभी नहीं कर सकता है कि कोई भी इसके कारण आगे बढ़े, इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े। अब इसके कारण हो क्या रहा है दोस्तों? एक तो ये लोग सबके सब जो है, इनके पास में कोई अधिकार नहीं है, ना तो इनको फॉरेस्ट राइट के तहत कोई अधिकार है। और ये जो पूरा इलाका जो बगान का है, ये जो पूरा जो चाय टी एस्टेट्स हैं, यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम भी लागू नहीं होता है क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये भी इनके पास में नहीं है। इनके पास में कहने को तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर आजकल हर जगह है, लेकिन उसमें क्या सुविधाएं होती है आप हम सभी जानते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा समुदाय है ये अशिक्षित है, गरीब है और न ही इनके पास में रोजगार का कोई साधन है। क्योंकि जो लोग बगान के बाहर रह रहे हैं, बगान के बाहर, चाहे स्टेट के बाहर रह रहे हैं, गांव में जो अगल बगल गांव उसमें रह रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? खेतियों का नहीं, उनको जमीन तो है नहीं, उनको जमीन खरीदने का अधिकार ही नहीं है। तो वो करते क्या है, उनके घर की महिलाएं जो है या तो सब्जी वगैरह बेच रही है, कहीं चाय बेच रही है, इसी तरह के। इनके पास में न इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको राज्य सरकार नौकरी मिलने वाला है। तो पूरा का पूरा इनका भविष्य जो है अंधकार में है, पूरा का पूरा भविष्य अंधकार में है। अब इसके कारण एक और चीज हो रहा है कि धीरे धीरे इनकी जो भाषा है उसका क्षरण हो रहा है। जो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज के रूप में ये लोग तो अभी भी असमिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हैं। और एक मजेदार चीज है कि अभी भी अपनी भाषा को नहीं भूले हैं। ये भूल गए हैं कि ये झारखंड उड़ीसा के किस गांव से, किस क्षेत्र से आए हैं, लेकिन इनको ये पता है कि मेरा मूल स्थान जो है कहीं ना कहीं झारखंड में है। और इनके अंदर आज भी कहीं ना कहीं झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए अभी भी इनका दिल धड़कता है। लेकिन इनके लिए आज तक झारखंड के निर्माण हुए 24-25, अगले साल 25 साल हो जाए, 24 साल हो जाएगा 15 नवंबर को। लेकिन आज तक किसी आदिवासी संगठन ने, किसी आदिवासी मुख्यमंत्री ने, किसी आदिवासियों के बल पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। और आप हैरान मत होइए, हेमंत सोरेन ने इसलिए ये मुद्दा नहीं उठाया है कि इनको बड़ी चिंता है वहां के आदिवासियों की। इन्होंने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पे घुसपैठियों का मुद्दा उठा करके इनके नाक में दम किए हुए हैं। तो इसलिए उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए इन्होंने आज ये पत्र लिखा है। नहीं तो इनको ये पत्र आज से 25 साल पहले लिखना चाहिए था। आज से 25 साल, 24 साल पहले लिखना चाहिए था कि भाई वहां पे जो आदिवासी समुदाय है उसको आप जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दीजिए।
या उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का कुछ काम कीजिए, कभी किसी ने नहीं किया। ये सिर्फ चूंकि यहाँ पे विधानसभा का चुनाव है इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, अन्यथा इस मुद्दे को कोई नहीं उठाने वाला है, कोई नहीं उठाने वाला है। हालांकि असम में जो है उनकी यादों में तो झारखंड बसा हुआ है। यहाँ की सरकार ने कभी मालती मैम को सम्मानित करने की सोची भी नहीं। यहाँ की सरकार ने, किसी की भी सरकार रही हो, कभी जो क्रिश्चियन मुंडा था उसको कभी सरकार ने, यहाँ के बुद्धिजीवी सब के सब उन लोगों को भूल गए, जबकि उनकी जनसंख्या आज के तारीख में असम में उतनी ही है जितनी कमोबेश झारखंड में आदिवासियों की संख्या है। यहाँ पर हमेशा मूलवासी आदिवासी की बात की जाती है, लेकिन जो असम में मूलवासी और झारखंडी पड़े हुए हैं उनकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। जब अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तब जो मालती मैम है उनको याद किया गया, लेकिन क्रिश्चियन मुंडा को आज भी कोई याद नहीं करता है। इन लोगों की सबकी शहादत बेकार गई, क्योंकि न तो इनके बच्चों को कोई अधिकार आज मिल पा रहा है। भारत स्वतंत्र है, लेकिन ये आज भी जो ब्रिटिश दास्ता थी, जो ब्रिटिश काल में जो शोषण होता था, वो भोगने के लिए आज भी अभिशप्त है। तो झारखंड के लोगों से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रधानमंत्री को एक पोस्ट कार्ड ही भेजिए इन अभागे आदिवासियों के समर्थन में। सब मिलकर एक बार आवाज तो उठाइए। भूल जाइए कि आप आदिवासी हैं, गैर आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो भी हैं। अगर आप झारखंड के हवा पानी में जी रहे हैं, यहाँ पे के भोजन पे आप जिंदा हैं, यहाँ पे पैसा कमा कर आप जिंदा हैं, और इन सब से परे अगर आप झारखंडी होने का दम भरते हैं तो कम से कम एक बार तो उनके लिए आवाज उठाइए। आज के अंक में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, फिर से कह रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब अगर ना भी कीजिए तो कम से कम एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।